एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीतना किसी को कितना ज्यादा नीच और गिरा हुआ इंसान बना देता है ना, क्योंकि अब तो बंदा अपने दुश्मन को ही दुश्मन नहीं समझ रहा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन प्रोग्रेशन काफी सही हुई है आज की स्मैकडाउन की। अब जो आगे ये ऊला फाला ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर सारी चीजें होंगी। बस आप लोग एक अपनी वो जो प्रथा है वो कर दिया करो, और वो है वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसे लाइक करना। रिव्यू की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो स्मैकडाउन शो शुरू होता है वो हुआ सोलो सिकोवा से, जहाँ पे पूरी ब्लड लाइन के साथ आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आते ही उन्होंने स्मैकडाउन, उन्होंने आज ना सिटी का नेम नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ स्मैकडाउन बोला और कहते हैं एक्नॉलेज मी, क्योंकि ये वाला जो शो है वो टेप हो गया था, तो फिर उस जगह का नाम बोल नहीं सकते थे। ये मैंने आइडिया लगाया इसका। अब वो कहते हैं कि रोमन रेंस के बारे में बोलते हैं कि यार ये रोमन रेंस ने मुझे चैलेंज करने का डिसाइड किया है मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स, ऐसे करके हर बार जो लोग हैं वहां पर वो वॉट वाला चैंट लगा रहे थे। अब आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स को देखा होगा कि ये जो वॉट चैंट है इससे वो कैसे पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन आज जो सोलो सिकोवा ने किया, मैं बोलूंगा भाई वो इस बंदे को एस्टैब्लिश करता है कि कैसे इस बंदे को अब माइक पे बहुत अच्छा बोलना आ गया है। अब यहाँ पे कोई अगर मगर या कोई सवाल या फिर कोई क्वेश्चंस खड़े नहीं किए जा सकते। वो कहते हैं कि ये वॉट कहने की बजाय तुम सारे लोग मुझे एक्नॉलेज क्यों नहीं करते, शट योर माउथ। ये तो मैं बहुत गंदी डिलीवरी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रोमो में सोलो सिकोवा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उससे बोला और कहते हैं कि चलो भाई अब उला फाला के लिए मैच होगा, मैं अपनी ब्लड लाइन को पीछे छोड़ूंगा, रोमन रेंस अपनी ब्लड लाइन को पीछे छोड़ेगा और हम इस उला फाला के लिए लड़ेंगे। और मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं कि इस मैच में जब मैं घुसूंगा तब भी मेरे पास उला फाला होगी, और जब मैं इस मैच से बाहर निकलूंगा तब भी मेरे पास उला फाला होगी। मैं ही हूंगा ट्राइबल चीफ, मैं ही हूं हेड ऑफ द टेबल। और कहते हैं एक बार रोमन जब मैं तुझे हरा दूंगा ना तो तू आइलैंड ऑफ इररिलेवेंसी में पहुंच जाएगा, जो कि रोमन रेंस का आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी है। और कहते हैं फिर करेगा तू मुझे एक्नॉलेज, ऐसा सोलो सिकोवा बोलते हैं बहुत ही गुस्से में। इसके बाद हिट होता है म्यूजिक ड्रू मैकिंटायर का, और यहां से इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली थी। किस वजह से? क्योंकि ड्रू मैकिंटायर सारे उन बंदों के पीछे पड़े हुए हैं जिनकी वजह से आज ड्रू मैकिंटायर चैंपियन नहीं है, और वो नाम है ओजी ब्लड लाइन। वो सबको तो उड़ाते जा रहे हैं। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल यही था कि सोलो सिकोवा के साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि ये ड्रू मैकिंटायर ऐसा बंदा नहीं है जो कि चीजें भूल जाए फिर ऐसा करे कि यार एक पप्पू सा जैसे बेफेस होता है। बेफेस तो कहाँ है, तो अलग ही कोई डायनामिक का हील बंदा बना हुआ है। वो यहाँ पे रिंग में खड़े होते हैं, और इससे पहले कि ड्रू मैकिंटायर कुछ भी बोलते अगेन सोलो सिकोवा ने कुछ ऐसा बोला जिसने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि बंदे का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग और स्टैब्लिश हो चुका है भाई। ना सिर्फ अभी प्रोमो की बात करता है, ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में जो सोलो सिकोवा ने ग्रो किया है। सोलो सिकोवा ड्रू मैकिंटायर को देख के कहते हैं कि यार ठीक है, मैं बड़ा खुश हूं जिस तरीके से तूने मेरे भाई जिमी को मारा है, लेकिन अभी जो तूने आके मुझे इंटरप्ट किया है ना, तेरे पास एक सही रीजन होना चाहिए इसके लिए, वरना देख भाई काम खराब हो सकता है। तो सोलो ने एक इस बात को तो एडमिट किया कि ड्रू ने सही काम किया, लेकिन फिर भी ऐसा है कि इंटरप्ट नहीं कर सकता कोई सोलो सिकोवा को, क्योंकि वो है ट्राइबल चीफ। तो ये उनकी जो चौड़ थी वो दिखा रहे थे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं बता नहीं सकता कि मेरे को किस तरीके का जो पेन हो रहा है कि मैं तेरे सामने इतनी पास खड़ा हूं, लेकिन मैं तुझे फोड़ नहीं रहा हूं। ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने सीधा सोलो सिकोवा को बोला, क्योंकि ऑब्वियसली क्लैश एट द कैसल वाली चीज को ना ड्रू मैकिंटायर भूल सकते हैं, ना हम सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस। ड्रू कहते हैं कि तुझे पसंद आया जो मैंने किया तो ठीक है, लेकिन तेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मैं सारे ओजी ब्लड लाइन के बंदों को उड़ा रहा हूं, तो जब तू सोता है कि अब ड्रू मैकिंटायर मुझे भी बजाने के लिए पेलने के लिए कभी भी आ जाएगा। ये ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ही सैवेज तरीके से बोला, और कहते हैं कि तू ही वो बंदा है जिसकी वजह से मैं क्लैश एट द कैसल में चैंपियनशिप नहीं जीत पाया। लेकिन फिर भी यहां से ड्रू मैकिंटायर ने अपने जो अलग तेवर हैं वो दिखाए। कहते हैं कि तू ही वो अकेला बंदा है जो कि रोमन रेंस के अगेंस्ट खड़ा हुआ है अपनी इस पूरी ब्लड लाइन के अंदर, तू ही वो दमदार बंदा है, तेरे पास बॉल्स हैं, ऐसा करके वो सोलो सिकोवा को बोलते हैं। और फिर यहाँ पे वो यही चीज बताते हैं कि कैसे हम दोनों का जो गोल है इस समय वो सेम सा बना हुआ है, कि हम तू भी रोमन रेंस को गिराना चाहता है, मैं भी रोमन रेंस को, और ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर को वो चैंपियनशिप जो रोमन रेंस से लेनी थी वो ले नहीं पाए, तो उसका दुख अभी भी है। तो यहाँ पे क्लियर तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि चल हम पहले अपने जो सारा गोल है उसको निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों का क्या बिजनेस है। तो ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ही स्मार्टली सारी चीजें बोली। ऐसा नहीं है कि वो सोलो सिकोवा को देखते ही बोले या तो मारने लग गए, सारा स्ट्रेटेजिक वे में उनकी सारी प्लानिंग है। लेकिन इसके बाद पीछे से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर जिमी ऊसो का अटैक हो जाता है। मुझे लगा था भाई ये ड्रू मैकिंटायर तो चले गए बहुत लंबे टाइम, ये सॉरी जिमी ऊसो तो चले गए लंबे टाइम के लिए, लेकिन उन्होंने क्रच के सहारे से मारा, मारते मारते क्राउड में चले जाते हैं, उसके बाद वहां से निकल ही लेते हैं। बाकी 3 बंदे और निकल के आ जाते हैं, एले नाइट, अपोलो क्रूज और अंद्रादे। इन्होंने तीनों के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच बन जाता है। 6 मैन टैग टीम मैच से एक खतरनाक सा स्पॉट था वो अंद्रादे को, जो इन्होंने रस्सियों पे गिराया था भाई। वो किसी भी तरीके से कंधे पर, नेक पर कैसे भी गिर सकते थे, बट वो सेफली कर लिया इन्होंने। नाकामुरा ने आके एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद सोलो सिकोवा ने स्पिनिंग सोलो मारा, अपना स्पाइक मारा। वो फनी लगा मुझे बहुत, जब स्पाइक मारने से पहले बिल्कुल
अपोलो क्रूज ऐसा करके उन्हें देख रहे होते हैं, स्पाइक पड़ गया और जो मैच है वो जीत चुकी है ब्लड लाइन वाली टीम, और ऑब्वियसली होना भी था। बाकी बैक स्टेज से भी हमको चेल्सी ग्रीन का एक सेगमेंट दिखता है और इन्होंने इसको जो है रिकॉर्ड कर लिया था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद, क्योंकि टेप्ड था तो तब तक तो उनके पास वो बेल्ट आई नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने क्या फनी वे में वो च्युइंगम निकाल के बायरन सैक्सटन के हाथ में रख दिया, तो बताते हैं कैसे हिस्ट्री बुक्स में उन्होंने अपना जो नाम है उसको दर्ज कर लिया है। कुछ खास यहाँ पे था नहीं, क्योंकि जस्ट वो उनको शो पर दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वो फर्स्ट एवर विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनी है, तो बस इसका ज़्यादा और कुछ मतलब था नहीं यहाँ पे। लेकिन इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और हमको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई है कि ये क्या होगा केविन ओवेंस की स्टोरी में और आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कैसे लेके जाने वाले, इस विंग्ड ईगल वाले टाइटल का क्या होगा। बाकी आज चैनल पर दूसरी भी वीडियो आने वाली है शाम को रात को, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। केविन ओवेंस आते हैं, मतलब बैक स्टेज से ईगल चैंपियनशिप के साथ थे और देख रहे हो ये सारी चीजें पहले से टेप्ड थी, यानी कि एक्चुअल में जब उनके पास, ये सही तो बोल रहा हूँ ना, हाँ, जब ये वाला शो टेप हुआ होगा उस टाइम पे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हुआ नहीं था, तो वो ईगल चैंपियनशिप पहले से उनके पास थी, मतलब सब पहले से जो एडवांस प्लान करके रखा हुआ था। केविन ओवेंस कहते हैं जो भी कुछ हुआ है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट की। मैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जीतने वाला था, मुझे स्क्रू कर दिया गया, मैं अभी यहां पर एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने इस चीज को अपने पास ले लिया है। वो विंग्ड ईगल चैंपियनशिप की बात करते हैं और कहते हैं मैं इसको वापस नहीं करने वाला जब तक मुझे मेरी चीजें नहीं मिल जाती। और शायद अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो केविन ओवेंस यहां पे चैंपियनशिप जीतने की, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अच्छी गुड न्यूज में भी मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि अभी तो इससे भी और बुरा होने वाला है। और ये सारी चीजों का जो ठीक रहा है वो किसके ऊपर फोड़ देते हैं, निक ऑल्डिस के ऊपर, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स के ऊपर, कोडी रोड्स के ऊपर। भैया तुम जानो, तुम देखो, अब जो भी कुछ होने वाला है यहाँ पे, इसमें मैं किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ भाई, वैसे ही कोडी रोड्स इतना सीधा साधा आदमी, इस खतरनाक ये जो माइंडसेट वाला केविन ओवेंस है, इसके साथ अब कोडी रोड्स लड़ने कैसे वाला है। तो ये स्टोरी तो अपने आप में बहुत ही यूनिक चलने वाली है, क्योंकि ये विंग्ड ईगल चैंपियनशिप को भी अब ये फीचर करने वाले हैं लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर। नेक्स्ट चीज होती है शो पर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, और भाई यहाँ पे आज ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं एक सेंटा बन के, उन्होंने जो है देना भी शुरू कर दिया, टी शर्ट वगैरह जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्च है वो सब वो दे रहे थे। बाकी वो गिव अवे की अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, जो इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ टाइम पहले आपको बोला था, तो ये आपने मुझे रिप्लाई कर देना, संजीव कुमार, लक्ष्मण, मिस्टर साहा, दिव्यांश और देशांक, अगर मैं नाम से ही आपका ले पा रहा हूँ। और बाकी कम्युनिटी टाइप पे जो मैंने पूछा था ना कि एक क्वालिटी जो कि आपको लगता है कि एक सुपरस्टार में होनी चाहिए एक्चुअल सुपरस्टार बनने के लिए, तो सुजल धनेश भाई आप मुझे डीएम कर देना। और अगर आप नहीं देख रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा भाई आप असली वाले चैटर नहीं हो, तो फिर यार फिर तो आप डिजर्व भी क्या नहीं कर पाओगे ना जीतना। बाकी इंस्टाग्राम पे आज शाम को भी कुछ स्टोरी आने वाली है, तो उसके लिए भी फिर आगे गिव अवे के बाद बता दूंगा, और ये सारी जो चीज़ें वो मैं कल संडे को शिप कर दूंगा। तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन टेंशन मत लेना, आपके पास सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। मेंशन जरूर कर देना ओजी वाली टी शर्ट चाहिए या फिर ओटीसी वाली। इसके बाद क्या होता है, गरीब लोगों की मदद करने आए हो तुम, ऐसा करके वो कुछ बोल देते हैं ग्रेसन वॉलर की, वहाँ के क्राउड का थोड़ा सा मजाक सा उड़ाने के लिए बहुत पैसा लगा है सेटअप पे। पता नहीं ग्रेसन वॉलर क्या ही बोल रहे थे, कहते हैं मैं सरप्राइज हूँ कि तू यहाँ पे आ गया है, स्मैकडाउन कैसे डेंजरस है, तो भाई क्यों ना अपनी टीम बना लेते। क्या बोला उन्होंने, अपने आप को बोला ब्रेन, और वो तो ब्रॉन है ही, तो बोला ब्रेन एंड ब्रॉन, ऐसा करके उन्होंने चिढ़ा सा दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, गुस्से में तो वो थे ही। और उसके बाद कार्मेलो हेज भी आ जाते हैं, कहते हैं लास्ट वीक तो अनफेयर था भाई, मैं अब आके लड़ूंगा, मैं रेडी नहीं था मैच के लिए। ये रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई अब आके लड़ते हैं, अब ज्यादा फेयर मामला रहेगा। मैच का रिजल्ट कुछ अटपटा सा ही निकला है, क्योंकि काउंट आउट के सहारे से जो मैच है वो जीत चुके हैं कार्मेलो हेस, और वो भी ऐसे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग में ऐसे फेंक दिया उन्हें, और उसके बाद जो है रेफरी ने तो तब तक 10 काउंट कर दिया था, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन बाहर के बाहर ही रह गए। वो कार्मेलो हेस ना स्ट्रोमैन एक्सप्रेस की तरह अपनी भी एक्सप्रेस चला रहे थे, क्या मस्त तरीके से उसको डीरेल किया, और वो एक फ्रेम भी बहुत बढ़िया था जो पीछे से कार्मेलो हेस उठ के आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को आ गया गुस्सा, वो उनको बुरी तरीके से जो है चेज कर रहे हैं, मिलते उनको कुछ है नहीं, बैक स्टेज में प्रीटी डेडली ये सब, ये जो लेगार्डो डेल फैंटास्मा ये मिलता है, लेकिन चेयर शॉट मारा कार्मेलो हेस ने, और भाई इतने जोर जोर से चेयर शॉट मारने के बाद भी जो खड़े हुए हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, भाई कुछ तो उनके अंदर टॉलरेंस पावर है कि इतने दो खतरनाक चेयर शॉट लगने के बाद भी बंदा ऐसे चल के जा रहा है कि जैसे किसी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा ही देख के लगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को अगेन उसी तरीके से दिखा रहे हैं, एक मॉन्स्टर की तरह जैसे उनको दिखाना चाहिए। होपफुली यहाँ से मोमेंटम उनके साथ है। ट्रिपल एच भूल मत जाना कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ तुम्हें करना
करना क्या है। शो पर गार्गानो और एलेक्स शैली का भी मैच था और यहाँ पे यार ये मतलब मेरे को तो कुछ लगा नहीं खास एंटरटेनिंग सा, क्योंकि ये वही है, ऐसा लग रहा है बस एक फिलर मैच की तरह उन्होंने इसको डाल दिया। रिंग साइड पेन के अपने अपने बंदे आ जाते हैं, बाकी क्रॉस बॉडी को फिर पिनफॉल में बदल दिया गार्गानो ने और उसकी वजह से वो ये वाला जो मैच है वो जीत चुके हैं। और बाकी शो के मेन इवेंट में इनको चैंपियनशिप भी जो है डिफेंड सी करनी थी। नाओमी और बियांका बेलेयर जब ये आए थे तो नाओमी को उन्होंने टाइटल नहीं दिया, क्योंकि अभी तो वो इसको डिफेंड करवाने में मदद करेंगी। टिफनी को उन्होंने मना किया था, टिफनी उसके बावजूद भी आ गई है, लेकिन सब कुछ भसड़ होने के बाद भी एंड में जो बियांका बेलेयर है उन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। किसके साथ मिलकर? नाओमी के साथ मिलकर। तो यानी कि आज ऑफिशियली जो नए विमेंस टैग टीम चैंपियंस हैं, नए तो नहीं क्या है, न्यू भी है रिटेन भी है, बियांका बेलेयर और नाओमी अब दोनों चैंपियंस बन चुके हैं। ठीक ठाक ही था, मतलब स्मैकडाउन 4 स्टार की मैं इसको रेटिंग दूंगा। कुछ ऐसा भी नहीं है बहुत बेकार था और कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ डिसेंट वाला शो WWE ने जरूर दिया है। बाकी जो मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि वो जो ट्राइबल चैंपियनशिप है, ट्राइबल चीफ वाली चैंपियनशिप, उसको WWE लेके आ रही है। तो WWE का एक पॉसिबल प्लान है कि रोमन रेंस को बिना चैंपियन बनाए भी WWE एज चैंपियन दिखाने वाली है WWE टीवी पर। सिमिलरली जैसा हमने द रॉक के साथ देखा, वो बंदा लेके नहीं आ गया फ्री की अपनी पीपल्स चैंपियन वाली चैंपियनशिप। हाँ वो टाइटल के आने का कोई मतलब नहीं बना, लेकिन इस ट्राइबल चीफ वाली चैंपियनशिप के आने का जो मतलब है वो बन रहा है। तो ऐसा मान सकते हो कि 2025 में रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप तो होगी, लेकिन वो किसी WWE कैटेगरी वाले चैंपियन नहीं होंगे, तो वो अपनी ही चैंपियनशिप लेके आएंगे ताकि WWE उस कमी को भी एक तरीके से पूरा कर दे कि जो वो रोमन रेंस को चैंपियनशिप के साथ दिखाना चाहते हैं। बाकी एक ट्राइबल चीफ वाली चैंपियनशिप और एक पीपल्स चैंपियन वाली चैंपियनशिप, इसका भी जो क्लैश है आप WWE में डाउन द लाइन कहीं पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हो कि मैं किस मैच की बात कर रहा हूं, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। आज की शाम और रात वाली वीडियो के लिए चैनल पे जो है एकदम चिपके रहना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।